अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, मैट्रिक्स सब्जेक्ट का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम बुक के ऊपर जाते हैं। आपको ये नज़र आ रही है प्रेजेंटेशन? जी आ रही है। सही। हमारी ये बुक है मैथमेटिक्स बुक है, कारवान बुक हाउस की। तो हम पहले इसको स्टडी करेंगे। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी फिर हम दूसरी जो बुक कोर्स में शामिल की है फेडरल बोर्ड ने, उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे। कुछ टॉपिक इस बुक के और उस बुक के सेम है, तो वो हम दोबारा स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इस बुक में और दूसरी बुक में सेम नहीं है, वो हम स्टडी करेंगे। इस बुक के टोटल 17 चैप्टर्स हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। जब 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम दूसरे बुक पे मूव कर जाएंगे। इसके बाद थोड़ा डिफरेंट है पेपर पैटर्न, कंसेप्चुअल आएगा, कंसेप्ट से रिलेटेड आएगा। तो जिस बंदे को कंसेप्ट क्लियर है वो बंदा इस पेपर को अच्छे मार्क्स से पास कर सकेगा। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के आउटलाइन इसमें दी हुई है। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हो, हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं मैट्रिक्स की मदद से। तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा साथ पढ़ाता जाऊँ। तो मैट्रिक्स की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, a rectangular array or a formation of a collection of real number। ठीक है, कोई एक रेक्टेंगुलर एरे या कोई भी ऐसी फॉर्मेशन रियल नंबर की इस तरीके की फॉर्मेशन हो, ये जिस तरह ये बना हुआ है, ये ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये वाली फॉर्मेशन, इस तरह की फॉर्मेशन अगर हम रियल नंबर को इस तरीके के साथ, वैसे हम देखें ना उसने यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 7, हमें ये पता है। इनको अगर हम 1 3 4 7 2 0 किसी खास फॉर्मेशन में अगर हम लिखें और उसके बाद इसको के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो एक जो चीज़ आएगी हमारे पास वो ये आ जाएगी 1 3 4 7 2 0 और साथ ब्रैकेट्स हैं। इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होती है, अगर आ गई तो आप लोगों ने सेम यही रिपीट करते हैं। तो मैट्रिक्स कोई, अब जैसे ये है 0 1 3 4, ठीक है, इसको एक अरेंज किया हुआ है, उसके बाद इसको उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है, इसे हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। उसके बाद रोज और कॉलम स्टडी करेंगे कि रो क्या होती है मैट्रिक्स की और कॉलम क्या होता है। अगर हम ये चेक करें, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसको खास तरीके के साथ अटैच करें, साथ इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स। फिर वो कहता है कि रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होता है, और ये किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। अब अगर हम ये स्टडी करें रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी पहले, 1 2 3 4 5 8। अगर हम हॉरिजेंटली डिस्कस करें तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये बॉक्स जो बना है, इसको हम कहेंगे कि ये रो है। अगर हम इस तरीके के साथ चलें तो ये जो ये चीज़ है ये रो है, और ये कौन सी रो है, ये रो 1 है, और ये कौन सी रो है, ये रो 2 है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है
रो का कंसेप्ट क्या है? हॉरिजेंटल लाइन कोई भी हो। और अगर हम वर्टिकली इसको स्टडी करें, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ दोबारा। ये वर्टिकल एक कॉलम है, ये वर्टिकल बन गया 2 6 वर्टिकली लिखे हुए हैं, 3 7 वर्टिकली लिखे हुए हैं, 4 8 वर्टिकली लिखे हुए हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी को मसला है, तो अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो ये होती है वर्टिकल, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम। और अगर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? हॉरिजेंटल। तो अगर हम हॉरिजेंटली चलेंगे उसको हम कहते हैं रो, और अगर हम वर्टिकली चलें उसे हम कहते हैं कि ये जी कॉलम। इसमें कितने कॉलम है? एक तो ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है, चौथा ये कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने हो गए इस मैट्रिक्स में? 4। रो कितनी हो गई? 2। इतनी बात सही क्लियर है? तो इसके बाद द एंट्री प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज, और इसमें 3 रो हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ठीक है, हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। इधर तक कोई मसला है तो मुझे बता दो। सुरमान इधर तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन को स्टडी करें तो वो ये है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम होते हैं मैट्रिक्स में, ये उसका ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं। इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो जाएगा। इफ मैट्रिक्स एम हैज एम रो, अब वो सिंपल लफ्जों में कह रहा है कि मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स है, इसके कितने कॉलम है, इसकी कितनी रोज है? 3 रोज है। रोज इसकी हैं जी 3। इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम भी इसके कितने हो गए? 3। ठीक है। अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। वर्टिकली देखें तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ठीक हो गया? तो 3 रो 3 कॉलम। अब इसको लिखने का तरीका कार होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले हम रोज लिखते हैं, जितनी रोज होती हैं, मिसाल के तौर पे कितनी रोज है? 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, कॉलम है 3। अब ये 3 इस रो के आए हैं और ये 3 इधर। इसको बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है अगर हम थोड़ा सा कोई और एग्जांपल को चेंज करें। तो हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, वो आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी रोज हैं? रो 1, 2। 2 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 4। 4 कॉलम हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हम लिखेंगे कैसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? वो होता है जी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ऑर्डर
ऑफ मैट्रिक्स, वो हो जाएगा, रो कितनी है इसमें, 2 रोज है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम, तो 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब टाइप्स होती हैं। पहली होती है जी इक्वल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती है? अब दो हैं तो इसलिए मैट्रिसेस आए। ठीक है, हम इसमें दो कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशनें देख के लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हों, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो है जी 1 2 3 4। बी हमारे पास मैट्रिक्स है 5 6 7 8। इसका ऑर्डर, मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ कि ये ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका, क्योंकि 2 रोज हैं और ये कॉलम है। और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, रो और कॉलम। लेकिन एक पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस को आपने चेक करना है और आपने चेक करने के बाद उसको ये बताना है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं, तो आप पहली कंडीशन चेक करोगे, उसके ऑर्डर निकालोगे। ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ बी क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। इसका मतलब बताता हूँ, देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल। इसका मतलब ये है, corresponding एंट्रीज मैट्रिसेस में ये होती हैं कि ये पहली एंट्री है, ये पहली एंट्री की इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे पहली एंट्री क्या है, 1 है, यहाँ पे पहली एंट्री क्या है, 5 है। तो क्या ये पहली एंट्री इधर की पहली एंट्री के साथ इक्वल है? नहीं। नहीं इक्वल। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो टिक लगा सकते हैं कि ये वाली जो इसका कंडीशन है वो तो पूरी हो गई है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो मैथमेटिक्स में अगर एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो वो फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए जो मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल है बी मैट्रिक्स के। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो कि मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। तो मुझे मजबूरन यहाँ पे भी, अब इसके चेक करो ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब देखो कि क्या इसकी देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इधर 1 है, इधर भी 1 होना चाहिए फर्स्ट पे। सेकंड पोजीशन पे 2 होना चाहिए, 2 है। थर्ड पोजीशन पे 3 होना चाहिए, 3 है। फोर्थ पोजीशन पे 4 होना चाहिए, 4 है। ठीक है, ये नजर आ रहा है। हम ये कहेंगे कि ये अब मैट्रिक्स इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स समझ आ गई है किसको कहते हैं? यस सर, आ गए। सही है। अब अगर कोई बंदा कहता है जी कि ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 1, अच्छा ऑर्डर देखते हैं क्या ये इक्वल है, हम चेक करते हैं। 1, पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर इसका क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, दोबारा टिक लग जाएगा यहाँ पे। क्या इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है, 1 1 की इक्वल है, 2 2 की इक्वल है, 3 3 की इक्वल है, 4 5 की इक्वल होता है? सर जी नहीं होता। नहीं होता। गुड। अब 4, अब एक हमने ढूंढ ली ना, मतलब एक चीज ढूंढ ली जो 4 5 की इक्वल नहीं होता।
अब जब ढूंढ लिया इसका मतलब ये है कि ये इक्वल नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वल नहीं है। एक भी काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो मैथमेटिक्स में, बस क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे या तो 4 लिखना है अगर मैंने इक्वल प्रूव करना है, तो या मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी, या मुझे यहाँ नॉट इक्वल टू इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद है क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये इक्वल नॉट इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, वो भी बता दिए। अच्छा, यहाँ पे ही ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज 1.1 को। यहाँ पे अगर ये नजर आ रहा है, ये बुक सही नजर आ रही है? यस सर, सही नजर आ रही। सही है, वो गुड। अच्छा, तो मैं ना जूम इन करता हूँ, होगी ठीक। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कहता है इसका ऑर्डर बताओ, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है? सर जी पहली का 2/2 है। 2 बाई 2 है। 2/2। ये वाला 2 क्या है? ये रो ये है। वाला 2 कौन सा है? रो ये रो है ना? रो बिल्कुल का यस ठीक है। ये रो है और ये कॉलम है। यस। बस ये बात ध्यान रखना है कि जो 2 है जरूरी है दोनों सेम है, लेकिन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये पहला 2 किस वाला है और दूसरा 2 कौन सा। इसका भी ऑर्डर 2x2 ही आता है, इसका ऑर्डर क्या आता यस, है? इसका 1 ऑर्डर बाय आ रहा 2 है 1 आता बाई है। 2। 1/2। 1/2 गुड, सही। 1 रो इसका है, ऑर्डर क्या है? 2 कॉलम। ये वाला 1/3। इसका सर जी 1/3 आता है। इसका सर 3/1 है। नहीं 1/3 है। नहीं इन दोनों में से कौन सा सर, ठीक इसका है? 3/1 है। पहले क्या आता है? पहले सर सर जी रो आता है। 1/3 आंसर है। नहीं, पहले रो रो आती है आता ना। 3/1 है। यस सर। तो रो आती है, तो रो कितनी है इसमें? 3। 3। 3 रो हैं, तो इसलिए 3 पहले आएगा। ये रो आ गई, रो ये मल्टीप्लाई बाय कॉलम। कॉलम, कॉलम तो एक है। ठीक हो गया? यस सर। और यस इसमें सर। देखो तो इसमें 3 रो हैं, 3 पहले लिख दिया, 2 कॉलम है, 2 ये हो कॉलम। गया। इसका है 1x1। और इसमें देखो तो 3 रो हैं, 3/3। 3 3/3 कॉलम है, 3/3 बिल्कुल ठीक है। और इसका क्या है, एच का? सर, इसका 2/3। 2/3। 2/3। इधर तक ठीक है, ऑर्डर समझ आ गया। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो ना, मैं इसको पेन को देखता हूँ। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। अच्छा, इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं? इक्वल अभी बताया है, 2 कंडीशंस हैं, दोबारा बता देता हूँ। इधर क्या कर सर, पहली कंडीशन है ऑर्डर सर, ऑफ ए, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी। और दूसरी कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। सर ये डी वाला और आई वाला इक्वल है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा होता है फिर तो चलो इसको देखा जा सकता है। चलो उसी तरह करा दूं या इधर ही करा दूं? ये क्या है, एक सेकंड, कौन है ये? इसको मैं ऐसे करता हूँ ना, वैसे ही मैं, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आज ज़्यादा तेजियां नहीं दिखाते ना। ठीक है, इसको मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को ना पूरा मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर आता भी है खैर, मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 2। ये क्या था, सिर्फ 2 सा समझाता, नहीं 2 नहीं था, 3 था। ये नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है?
बी है जी आ रही है सर। 3 5, ठीक है सही। अच्छा इधर ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5 - 2 है ना, ये 7 बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका मतलब है सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही मैं बता रहा हूँ, 5 - 2 क्या होता है 3, वो डायरेक्ट लिखती है वहां पे। अच्छा इसको मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये 5 और 3 थोड़ा सा गैप में है, इसका मतलब है 5 पे अलग है 3 अलग है। तो डी की वैल्यू क्या है, वो है जी 5 और 3। अच्छा एक मिनट, अच्छा उसके बाद तो ये समय खत्म हो गई है, ई की वैल्यू है 4062, वो ऐसी ही रहेगी 4062। एफ की वैल्यू है 26, ई की वैल्यू है 3 - 1 क्या होता है 2, और 3 + 3 क्या होता है 6, 26 आ जाएगा। एच की वैल्यू है जी 4062, 4062। और ये इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आई इज इक्वल टू 3 और 5। देखो ना, ये 3 अलग है, ये 3 + 2 कट है, 3 + 2 क्या होता है 5, डायरेक्ट ही लिखती। तो जे की वैल्यू है 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, और 2 4062, 4062। सही लग रहा है? ये 4062 है, ये भी 4062 है, ये भी 4062, ठीक। अच्छा मार्कर चेंज करते हैं, ये देखो दो थी ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और दूसरी थी corresponding entries और सेम या विल बी सेम, मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, हमेशा सेम होनी चाहिए। तो देखें तो सही है। अच्छा ये देखो, ये जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1 × 1, इसका ऑर्डर है 1 × 2, इसका ऑर्डर है 1 × 1, इसका ऑर्डर है जी 1 × 2, ये हो जाएगा 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 × 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 2, 1 × 2, 2 × 2। पहले तो जरा ऑर्डर लिख लिया ना, ऑर्डर लिखने के बाद फायदा क्या हुआ कि हमें कुछ आइडिया हो गया है कि कौन सी किसकी इक्वल हो सकती है, बस खाली एक एक चीज चेक करनी रह गई है कि क्या उसकी वैल्यूज भी सेम है। एक तो ये आइडिया हो रहा है कि ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये इसके सेम है, ऑर्डर इसका सेम है, ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद ये एंट्री एक एक की एंट्री है, 3 3 भी सेम है, इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूँ कि ए और 3 सेम है। ठीक है, उसके बाद इस बी को चेक करते हैं, ये बी किसी की इक्वल है, ऑर्डर है जी 1 × 2, 1 × 2 का ऑर्डर ये लिखा हुआ है। 3 5 की इक्वल होता है, नहीं होता, इसका मतलब है बी डी की इक्वल तो नहीं हो सकता। आगे ढूंढते हैं 1 × 2 कहाँ पे है, ये है 1 × 2। 3 3 की इक्वल है, 5 5 की इक्वल है, इसका मतलब है कि इसको भी इक्वल लिख सकता हूँ, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा आई के। ठीक है, उसके बाद जो है ना, ये देखो
आगे देखो बी इक्वल है आई के। अच्छा, इस पे भी टिक लगा देते हैं। किधर गया टिक? क्यों लगा? आई पे टिक लग। इधर तक बात क्लियर है? 4 पे टिक लग गई। यस सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, और क्या ये डी किसी के इक्वल है? इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। 1 क्रॉस 2 और है ही कोई नहीं। इसका मतलब है इस डी को ना छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, इसको बाद में देखते हैं। ये ई है, ई का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का ये एक ऑर्डर है और एक ये चीज ये लिखी हुई है। देखो 4062, 4 की जगह 4 है, 0 की जगह 0 है, 6 की जगह 6 है, 2 की जगह 2 है। इसका मतलब है ई इक्वल है एच के। और अगर इसको देखो, क्या ये इसकी इक्वल है? फिर 4 की इक्वल है, 0 की इक्वल है, 6 की इक्वल है, थर्ड पे लिखा है 2। इसका मतलब ये है कि ये मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, तो जे पे टिक लगा दूंगा, एच पे टिक लगा दूंगा, ई पे टिक लगा दूंगा। कौन से बच गए? 2 ही बचे, एफ और जी। एफ और जी को जरा देखें तो ये है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। पहला ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, 2 6 2 6 सेम है, इस पे भी टिक लगाओ। एफ इज इक्वल टू जी। डी किसी के खाते में नहीं आया, डी को कुछ भी नहीं है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये किसी के इक्वल नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन में कोई मसला? आसान था वैसे भी, मैंने इतना डिटेल में समझाया है। क्लियर है ये बात? यस सर क्लियर है। ओके। आगे हम आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर है 3। एक मिनट सबर। हाँ साहब इधर ही हो, बस गए हो। ये क्वेश्चन जरा लिख लेता हूँ यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू था ए बी सी एंड डी which satisfy the matrix equation, which satisfy the matrix equation a plus c, c minus 1, a plus 2b, 4d minus 6, 0 3 7 2d। नजर आ रहा है ये? यस तो सर आ रहा है। अच्छा, अच्छा ये सोल्यूशन है, इसको कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखो ये इक्वल इसने खुद लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, खुद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। और अगर एज गिवन these matrices are equal, so अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है। देखो इनका ऑर्डर सेम है ना, ठीक है। और हमने एक और बात भी बतानी है कि इस ये फिर इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होना चाहिए।
पेन चेंज करूँ, ए प्लस सी फिर 0 की इक्वल होगा, ए प्लस 2b -7 की इक्वल होगा, सी -1 3 की इक्वल होना चाहिए, 4d -6 2d की इक्वल होना चाहिए। ये अब कैसे पता चला? क्योंकि ये इक्वल है, उसने खुद बताया हुआ है। इस साइन से हमने ये अंदाजा लगा लिया है। इसको भी मैथ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को मैथ देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, तो कभी भी कम नंबर नहीं आएंगे, आप फुल नंबर की तरफ चले जाओगे। एज गिवन दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, तो सो हमें ये पता है कि ये चीज ए प्लस सी 0 की इक्वल है, तो ठीक है जी, लिख दो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ए प्लस 2b -7 की इक्वल है, ए प्लस 2b -7 की इक्वल है। सी -1 3 की इक्वल है, सी -1 3 की इक्वल है। और 4d -6 2d की इक्वल है। 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अगर ये बात क्लियर है, इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखना है, इसी को मैं अब डिफरेंट करके लिखने लगा। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, सी -1 इज इक्वल टू 3, 4d-6 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को सही तरह समझ लो, अच्छी भली मैथ के बहुत सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना। ठीक है। अच्छा, एक मैं इसको मिटा दूं, तो मेरे से मिस्टेक हो रही है बार बार। इसको इक्वेशन नंबर कर दो 1, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 2, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 3, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 4। अब डिसाइड करना है कि पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन है, एज गिवन दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, तो 4 इक्वेशन बन गई यहाँ से। ये इधर 4 इक्वेशन बन गई, जब 4 इक्वेशन बनी तो अब इसको सॉल्व करना है, तो जरा देखना है। एक इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल हो तो वो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, उस इक्वेशन को सोल्यूशन में कोई मसला नहीं होता। एक इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल हो, जैसे अननोन वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, c -1 = 3। एक अननोन वेरिएबल क्या है इसमें, c। एक इक्वेशन है, एक अननोन वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। a + c = 0 एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व ही नहीं कर सकते। इस तरह याद रखो, इसको हाथ ही नहीं लगाना, अभी इसको छेड़खानी नहीं करनी है इसके साथ। ठीक है। पहली इक्वेशन है, आमतौर पे हमें ये याद रहता है कि पहली इक्वेशन से सॉल्व करना है, पहली इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना। ठीक है। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर पहली को क्यों नहीं सॉल्व करना, ए और सी दो हैं, इधर भी ए और बी दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल है। सॉल्विंग इक्वेशन 3, तो हम ये करेंगे c -1 = 3, c = 1 + 3, c = 4। ठीक है। एक सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये क्या लिखा हुआ है, 4d-6 = 2d। बेशक दो दफा डी है, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल डी है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज दैट, इसको दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझ लो कि इसका मतलब है कि मैं इक्वेशन 4 को सॉल्व करने लगा हूं। तो ये लो जी, इक्वेशन 4 मैंने दोबारा लिखी, 4d-2d इज इक्वल, लिखा जा 6, इधर गया है,
अच्छा ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई है। अच्छा तो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, d हो जाएगा 6/2, d की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 1 2 3 सी और डी की वैल्यू आ गई है, दो इक्वेशन सॉल्व भी हो गई हैं। अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास सी की वैल्यू है, हम इस अगर हम सी की वैल्यू इसमें पुट करें तो जब सी गायब हो जाएगा यहाँ से ए ही रह जाएगा, तो हम इक्वेशन ए को अब सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 implies that a plus c is equal to 0, तो पुट c is equal to, क्या वैल्यू थी c की, 4, 4 इन above इक्वेशन, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू भी आ गई, तीन वैल्यूज आ गई हैं। दोबारा ऊपर जाओ, ये रह गई है, इसमें अगर a की वैल्यू आ गई है -4, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो फिर b रह जाएगा, ये भी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। सॉल्विंग इक्वेशन b, इक्वेशन बी नहीं टू, इक्वेशन टू भी सॉल्व हो सकती है, और वो हो गई a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस 4, 2b की वैल्यू आई है -3, b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करोगे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन इधर फुल नंबर आएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3/3 क्वेश्चन है, नंबर आएंगे, एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता तुम्हारा, ठीक है। इस तरह ध्यान से इसको सॉल्व करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ, इसको ध्यान से करना है। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन आप लोग कर लो। अभी अगर इसमें कोई इशू है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1, उससे पिछले कंसेप्ट, ये भी ओवरऑल।